देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे असेसमेंट इंडिविजुअल, तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है। आप लोग जो पढ़ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में वही है। ये 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का। इसके ऑप्शन में आएगा असेसमेंट ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए पैटर्न में है, मॉड्यूल 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। इसमें आपका विद ऑप्शन है, तो एक आपका इंडिविजुअल आएगा, एक फर्म आएगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, दोनों इजी चैप्टर है। तो इंडिविजुअल में आपको इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालना आपको बताए थे, कैजुअल इनकम पे 30%, लॉन्ग टर्म गेन पे 20%, बैलेंस पे स्लैब रेट, रिबेट बताए थे आपको। तो देखिए टोटल इनकम में आप लोग को बताए थे कि एक होता है सैलरी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आप लोग को हम मीटिंग आईडी भेजे हैं, तो अब वही मीटिंग आईडी डेली के लिए रहेगा, अलग अलग मीटिंग आईडी नहीं रहेगा। टैक्स के लिए जो मीटिंग आईडी आज आपको भेजे हैं वही मीटिंग आईडी आपका कल भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज सैलरी पढ़ेंगे पहले शॉर्ट में। सैलरी इनकम कैसे निकालते पढ़ेंगे आज हम लोग। हाउस रेंट कैसे निकालते हैं शॉर्ट में पढ़ेंगे। बिजनेस प्रोफेशन कैसे निकालते हैं शॉर्ट में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में पूरा डिटेल आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बस शॉर्ट नॉलेज चाहिए। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, ठीक है, रिबेट। उसके बाद डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा, टैक्स इनकम आएगा। फिर रिबेट माइनस करेंगे, रिबेट माइनस करने के बाद क्या आएगा, सॉरी, टैक्स इनकम आएगा। उसके बाद टैक्स निकालेंगे हम लोग, उसके बाद रिबेट माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सैलरी सबसे पहले क्या है, पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 6 में देखिए। बेसिक सैलरी क्या है, फुली टैक्सेबल है। डीएनएस अलाउंस क्या है, फुली टैक्सेबल है। तो बस पूरा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको नॉलेज। हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, आपको इसमें आपको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक क्या हो जाएगा बताइए, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। डीएनएस अलाउंस, डीएनएस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। कमीशन है, ये फुल टैक्सेबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेसिक फुल टैक्सेबल है, डीएनएस है, मेडिकल अलाउंस है, कमीशन है, ये सब फुल टैक्सेबल है। समझ गए। पेंशन है, पेंशन पर मंथ, मतलब वो पेंशन आएगा यहाँ पे अनकम्प्यूटेड। वो सब नहीं आएगा, कम्प्यूटर पेंशन निकालना, गैचुअल निकालना, लिविंग कैश में निकालना, वो सब नहीं आएगा यहाँ पे इस ईयर में। अनकम्प्यूटेड पेंशन है, समझ गए, फुल टैक्सेबल है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, बेसिक है, डीए है, कमीशन है, ट्रांसफर अलाउंस है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिख रहे हैं। बेसिक है, बेसिक है, डीए है, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, कमीशन है, ये सब फुली टैक्सेबल है। समझ गए यहाँ तक, सर देख लीजिए आप लोग। हाँ बोलो। सर वो पेंशन वाला समझाइए ना सर, थोड़ा सा समझ नहीं आया। पेंशन जो आपको मिलेगा ना, मंथली पेंशन, हर महीने पेंशन मिल रहा है, पेंशन पेंशन, मंथली रिटायरमेंट के बाद, पेंशन। सर रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलता है, तो वो किस में अच्छा, आता हाँ है, सर, सैलरी में आता है। किस में आता है वो, सैलरी, ओके सैलरी सर, में। अनकम्प्यूटेड पेंशन है ये, मंथली पेंशन है। ठीक है, ठीक है एक सर। होता है, एक आप लोग पढ़े थे फोर्थ सेमेस्टर में, कंप्यूटर पेंशन, कि अगर पूरा पेंशन एक साथ ले लेंगे तब क्या होगा। तो वो सब नहीं आएगा इस चैप्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में। समझ गए। तो फिफ्थ यस। सेमेस्टर में देखो, फिफ्थ सेमेस्टर में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो लास्ट ईयर जैसा आया था। आपको हम दिखाते क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा।
जैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर 39 क्वेश्चन आया था ना 39 पर बेसिक सैलरी दिया हुआ है, हेलो बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। डीए क्या होता है? फुली टैक्सेबल होता है। नॉट फॉर्मिंग इससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए यहाँ पे? यस सर। और अदर टैक्सेबल अलाउंस है, उसके बाद एक हाउस लेट आउट किए हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ गया। सैलरी में खाली कौन कौन सा पॉइंट है बस बताइए? बेसिक है, डीए और ये है, बस 3 पॉइंट है। ये हो गया आपका सैलरी। ये क्या तो हो गया? नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मतलब क्या होगा? वो क्या आप लोग, होता है? अब उसमें क्या होता है? नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जैसे रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी मिलता है जैसे मान लीजिए, ठीक है, या फिर जैसे पेंशन मिलता है मान लीजिए, तो सैलरी में डीए काउंट नहीं होगा। इसका मतलब जब रिटायरमेंट बेनिफिट निकालेंगे आप, या हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे आप, या रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालेंगे आप, तो उसमें डीए काउंट नहीं होगा। इसका ये मतलब होगा नॉट फॉर्मिंग सैलरी का मतलब। रिटायरमेंट बेनिफिट के समय, एचआरए के समय, ग्रेचुटी के समय, पेंशन के समय जो अमाउंट हम लोग कंप्यूट करते हैं उसमें डीए काउंट नहीं होगा। इसका ये मतलब होगा नॉट फॉर्मिंग। लेकिन ग्रॉस सैलरी में डीए आएगा, ग्रॉस सैलरी में डीए आएगा, समझ के बात को आप? लेकिन जब पेंशन निकालेंगे, ग्रेचुटी निकालेंगे, एचआरए निकालेंगे, उसमें डीए काउंट नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ, बस समझे? हेलो? और खाली डियरनेस अलाउंस देता है कि नॉट फॉर्मिंग नहीं लिखा होता तो भी टैक्सेबल होगा। डीए नॉट फॉर्मिंग लिखा है या फॉर्मिंग टैक्सेबल, देखिए ग्रॉस सैलरी में डीए फुली टैक्सेबल होगा। ग्रॉस सैलरी में डीए क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा, समझ गए? yes, और जब आप पढ़ेंगे एचआरए जब निकालेंगे आप, लिव इनकैशमेंट निकालेंगे आप, ग्रेचुटी निकालेंगे, तो उसमें डीए फॉर्मिंग काउंट होगा, बस समझे? आप लोग पढ़े नहीं है 4th सेमेस्टर में सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ लिव इनकैशमेंट? उसमें क्या होता है? डीए फॉर्मिंग आना चाहिए बस, उसमें डीए नॉट फॉर्मिंग नहीं आता है। लेकिन ग्रॉस सैलरी में डीए क्या आएगा आपका? फॉर्मिंग हो चाहे नॉट फॉर्मिंग, उससे मतलब नहीं है, फुली टैक्सेबल हो जाएगा बस। मतलब पेंशन का जो कंप्यूटेशन होता है, ग्रेचुटी का जो कंप्यूटेशन होता है, लिव इनकैशमेंट का जो कंप्यूटेशन होता है, जो आपको एचआरए मिलता है, उसमें डीए काउंट होगा या नहीं होगा? वो क्या है कि अगर फॉर्मिंग लिखा रहेगा तो डीए काउंट होगा, नॉट फॉर्मिंग लिखा है तो डीए काउंट नहीं होगा, बस। और उसका कोई डिफरेंस और कोई काम नहीं है डीए फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग का, समझे? तो डीए क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। बोलिए क्या डाउट है? समझ गए? और yes, उसका पॉइंट नंबर डी किसका है? देखो पॉइंट नंबर डी है हाउस प्रॉपर्टी का, पॉइंट नंबर ई किसका है? लिविंग कैशमेंट का। तो मतलब क्या है ना, सब चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा रहेगा इसमें मिक्स। तो सैलरी का आपको डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, तो ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन में, एचआरए वगैरह कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन में। बस खाली क्या आएगा काम? बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, ये सब आएगा। और सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए? ग्रॉस सैलरी। और कुछ नहीं देगा इससे ज्यादा आपको। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए? सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? थोड़ा ऊपर करिएगा। बेसिक, डीए, मेडिकल अलाउंस, कमीशन, पेंशन, बोनस, बस ये सब आएगा, इससे ज्यादा नहीं देगा आपको, समझे? वो सब नहीं देगा, एचआरए, रेंट अकोमोडेशन, वो सब कुछ नहीं देगा आपको। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए? ग्रॉस सैलरी, समझे? बोलिए कोई डाउट इसमें? फिर लेस क्या करिएगा इसमें? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये डिडक्शन आप याद रखिएगा। इसमें कौन सा डिडक्शन था बताइए? प्रोफेशनल टैक्स, एक था आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड, ये कितने रुपए का मिलेगा आपको? ये 50,000 का, अंडर सेक्शन 16(1)(a). सर कमीशन बोनस के पहले क्या लिखा है? लिखे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा जगह नहीं था ना यहाँ पे, इसीलिए बोनस हम भूल गए थे ना। बेसिक है, डीए है, मेडिकल अलाउंस है, कमीशन है, बोनस है, पेंशन है, समझे? इससे ज्यादा आपको सैलरी का नॉलेज नहीं चाहिए आपको इस चैप्टर में, मतलब वो सब नहीं देगा आपको, एचआरए, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, रेंट अकोमोडेशन, सर थोड़ा नीचे कीजिएगा।
कार फैसिलिटी, ये सब कुछ नहीं देगा आपको इस चैप्टर में, समझ गए? तो यस सर। वो सब 4th सेमेस्टर में था। 5th सेमेस्टर में खाली आपको सैलरी दिया रहेगा डायरेक्ट, बस ये बेसिक दिया रहेगा, ओके डीए दिया सर। रहेगा, मेडिकल 3-4 आइटम रहेगा, पेंशन रहेगा मान लो, इस सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा। और ओके सर। डिडक्शन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है ये याद रखिएगा, कितना अंडर अमाउंट है सेक्शन रखिएगा, 16 IA। कितना अमाउंट है, 50,000, ठीक है। और एक है आपका प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इसका कितना है, सेक्शन 16(3), बस ये जितना पेड रहेगा, फिर दोनों माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा, फिर कम फ्रॉम सैलरी आएगा समझ में। इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा उसके बाद, बस इतने ही सैलरी चैप्टर काम है। चैप्टर मतलब इस चैप्टर में सैलरी इतना ही काम आएगा आपका, इससे भी कम, समझे? बेसिक है, डीए है, मेडिकल अलाउंस है, टैक्स के पास में पेड टू एम्प्लॉयर होगा ना, मतलब वो कोई जो भी पेड हो, पेड बाय एम्प्लॉयर अगर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा पहले तो। हाँ। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा ना तो पहले क्या होगा, टैक्सेबल होगा और डिडक्शन में भी आएगा, दोनों जगह पे आएगा। ओके ओके सर। एम्प्लॉयर अगर पेमेंट करेगा प्रोफेशनल टैक्स तो पहले टैक्सेबल सैलरी में आएगा, वो ग्रॉस सैलरी में आएगा पहले, अब बाद यस। में डिडक्शन में आएगा। और एम्प्लॉय करेगा तो खाली डिडक्शन में आएगा बस, ओके। तो उतना देगा नहीं आपको क्वेश्चन में, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय लिखा रहेगा, बस हो गया, समझे? आप क्वेश्चन देखिएगा ना कैसा कैसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, पता चलेगा आपको आगे। 3-4 सम इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ठीक है। अब पूरा डिटेल नॉलेज आपको सैलरी का नहीं चाहिए आपको। इसके बाद क्या है देखिए, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए लास्ट सम आया था उसमें एक पॉइंट था लास्ट 4 नंबर पॉइंट, योन हाउस दार्जिलिंग लेट आउट मंथली रेंट, ये सब दिया नहीं। पॉइंट नंबर डी, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, रिपेयर दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिएगा आप, सैलरी में याद रखिएगा स्टैंडर्ड एक्शन, इसको मत भूलिएगा। क्वेश्चन में आपको सैलरी खाली दिया रहेगा, बेसिक सैलरी दिया रहेगा बस, सैलरी पर मंथ दिया रहेगा बस। तो अगर खाली सैलरी पर मंथ दिया हुआ है तो वो आपका क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी हो गया। अब क्या माइनस करिएगा आप, स्टैंडर्ड एक्शन। अच्छा क्वेश्चन में अगर इनकम फ्रॉम सैलरी दिया रहेगा मतलब क्या हुआ बताइए, सब कैलकुलेट करने के बाद दिया हुआ है तो डिडक्शन माइनस नहीं होगा। अगर सर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अगर क्वेश्चन में सैलरी पर मंथ लिखा रहेगा मतलब वो ग्रॉस सैलरी निकाल, एक जैसे सैलरी पर मंथ आपको दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, तो एक साल में कितना हो गया बताइए। जैसे क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी पर मंथ लिखा हुआ है बस 10,000 और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कितना आ गया इनकम सैलरी बताइए आपका, 70,000। हाँ तो पहले क्या निकालिएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा। तो ग्रॉस सैलरी में कितना आएगा बताइए, जो सैलरी है आपका रिसीव कितना हो गया बताइए, 10,000 इंटू 12, 1,00,000, ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। ये क्या हो गया बताइए आपका ग्रॉस, समझे? और इसे माइनस क्या करिएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड एक्शन, है कितना बताइए, 50,000 बस। तो कितना आएगा IFS, इनकम फ्रॉम
70,000 मतलब छोटा सा खाली सैलरी आपको दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा आपको। सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, मेडिकल अलाउंस सबको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद वो गया ग्रॉस सैलरी, और खाली क्या माइनस करना है आपको, स्टैंडर्ड एक्शन 50,000, ये याद रखिएगा बस आप। सर प्रोफेशनल टैक्स माइनस नहीं होगा? प्रोफेशनल टैक्स अगर पेड क्वेश्चन में अगर दिया रहे तब तो माइनस करेंगे आप। अच्छा, नहीं दिया रहेगा तो? नहीं दिया कहाँ से माइनस करोगे आप? जो अमाउंट नहीं दिया रहेगा वो कहाँ से निकालेंगे आप, समझ गए? यस सर। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके बाद देखिए बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद क्या नेक्स्ट देखिए, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी आ रहे हैं अब हम लोग। हाउस बॉडी में कितना देखिए, हाउस बॉडी भी पूरा चैप्टर काम नहीं आएगा आपको, जो आप लोग खुद सेमेस्टर में पूरा चैप्टर पढ़े थे उतना काम नहीं आएगा आपको। कितना काम आएगा वो हम बता रहे हैं आपको। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इनकम सैलरी डायरेक्ट दिया रहेगा, ध्यान दीजिए। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी आपको 70,000 डायरेक्ट दिया हुआ है तो फिर स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करेंगे आप वापस से, बोलिए। अगर नो सर। सैलरी नहीं सैलरी सर। सैलरी पर मंथ लिखा रहेगा, सैलरी पर मंथ लिखा रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करना है। और अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा रहेगा डायरेक्ट, सैलरी रिसीव लिखा रहेगा तो स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करना है, ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में सैलरी रिसीव दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करना है। एकदम छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अगर सैलरी रिसीव दिया रहेगा मतलब वो ग्रॉस सैलरी है तो स्टैंडर्ड एक्शन को क्या करना है, माइनस करना है। और अगर क्वेश्चन में अगर इनकम फ्रॉम सैलरी दिया रहेगा डायरेक्ट तो आप स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करेंगे, बोलिए। फिर से माइनस करेंगे आप नो उसमें स्टैंडर्ड एक्शन? नहीं नहीं माइनस करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, बस जस्ट डिस्प्ले करते हैं आपको हम, ठीक है, बाद में देखिएगा आपको मिलेगा। एक दो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया, देखो यहाँ पे कितना दिया इनकम सैलरी, 5,20,000। तो ये आपको ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ, तो इसमें फिर से आपको 50,000 माइनस नहीं करना है। आया बात समझ में? जो क्वेश्चन 31 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए सैलरी आपको डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है, हॉस्पिटल निकाल के दिया हुआ है, कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है, तो डिडक्शन है मेन इसमें। तो अगर आपको सैलरी डायरेक्ट दिया रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड एक्शन माइनस नहीं करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जैसे मिलेगा आपको आगे 35 नंबर क्वेश्चन, जैसे इसमें पेंशन पर मंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पेंशन पर मंथ, किसमें आएगा बताइए? 15,000 इंटू 12 कितना हो गया बताइए? इनकम फ्रॉम सैलरी में सर। हाँ कितना आएगा देखो यहाँ पे, 1,80,000। और माइनस क्या हो जाएगा इसमें, स्ट्रक्शन यस 50,000, सर। कितना हो गया 130। बस हो गया, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए आपको। हम क्या बोले कि आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा काम नहीं आएगा सैलरी चैप्टर, और समझिए। अब ये हाउस प्रॉपर्टी में, अच्छा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको डायरेक्ट दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिया रहता तो आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, ठीक है। और नहीं दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो हाउस दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एक क्या होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, NAV, ठीक है। ये क्या होगा, नील होगा। ये क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड में है, इनकम कुछ नहीं होता है। नेट एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल इनकम, एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम क्या होगा, नील हो गया, क्योंकि खुद के रहने के यूज कर रहे हैं आप। तो इसमें खाली एक ही रिएक्शन आएगा बस, बी कितना आएगा बताइए, इंटरेस्ट लोन। और इसका लिमिट याद रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2 लाख बस। ये हमेशा लॉस में आएगा, ये हमेशा सर NAV मतलब एक्सपेक्टेड इनकम। नेट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनुअल वैल्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, एनुअल वैल्यू का मतलब एनुअल इनकम,
एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम। यस सर। सेल्फ ऑक्युपाइड से कोई इनकम होगा आपको, बोलिए? नहीं नहीं नहीं। तो इनकम जीरो है, लेकिन एक्सपेंसेस खाली कौन सा आएगा इसमें? बस सिर्फ एक आएगा, कौन सा बताइए? इंटरेस्ट और लोन आएगा बस, समझे? इनकम खाली एक आएगा, कौन सा? डिडक्शन खाली कौन सा आएगा? एक आएगा, इंटरेस्ट और लोन, बस, और कुछ नहीं आएगा। तो माइनस करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा? ये लॉस आएगा, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा इसमें, समझ गए? सेल्फ ऑक्युपाइड में हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और एक लेट आउट हाउस, एक क्या बताइए आपका? लेट आउट हाउस, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जीएमवी, ठीक है? और उसके बाद क्या देखिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद और कुछ दिया नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, तो ऐसे अभी आपको डिटेल की नॉलेज दे देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फेयर रेंट इसमें कुछ दिया नहीं रहेगा, बस खाली ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए। और अगर फेयर रेंट है उसको लिखिए। उसके बाद क्या देखिए, फेयर रेंट हो गया। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड होता है ना, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड आपका वैल्यू कितना है, एनुअल इनकम कितना है, घर का एक्सपेक्टेड इनकम कितना है, एनुअल वैल्यू, ठीक है? फेयर रेंट का मतलब क्या होता है कि कितना रेंट होना चाहिए। फिर दोनों में जो हायर है, ऐसा आपको इतनी देगा नहीं एग्जाम में कि जीएमबी फेयर रेंट सब दिया नहीं रहेगा। सर जीएमबी मतलब सर क्या बोले सर? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना हर एक एरिया में, म्युनिसिपैलिटी, यस सर। जिसपे वो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करता है, यस। ठीक है? तो एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स आपका घर का एनुअल इनकम कितना है, एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स आपका घर का एनुअल इनकम कितना है, वो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जिसके ऊपर वो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करता है, जिसके ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर, समझे? और एक है फेयर रेंट। जैसे म्युनिसिपल म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में क्या होता है, हर एक एरिया का रेंट, हर एक एरिया का वैल्यू रहता है फिक्स। तो जैसे यहाँ का 15 रुपये पर स्क्वायर फीट है, यहाँ का 10 रुपये पर स्क्वायर फीट है, वैसे वैल्यू रहता है हर एक एरिया का, जिसके ऊपर वो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करता है, समझे? और फेयर रेंट का मतलब क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी का। जैसे कोई आपके पास हाउस है, अब अपने फ्रेंड को दे दिए 500 पर मंथ में, लेकिन एक्चुअल रेंट उसका 10,000 पर मंथ है, तो फेयर रेंट कितना हो जाएगा? 10,000 पर मंथ इज इक्वल। सब एक साल का निकाल रहे हैं, सब किसका निकाल रहे हैं हम लोग? पर एनम निकाल रहे हैं, सब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सब किस में निकालेंगे हम लोग? एक साल का, पर एनम में, समझ गए? फिर उसके बाद क्या आएगा? ऐसे आपको हम क्या बोल रहे हैं कि इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, समझ गए? तो स्टैंडर्ड एंड, ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, क्या बताइए आपका? इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है? फिर दोनों में जो लोअर आएगा, दोनों में जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? RER, लोअर। तो एग्जाम में आपको खाली जीएमबी दिया रहेगा, मान लीजिए, तो वही क्या हो जाएगा आपका? RER हो जाएगा। ये सब फेयर रेंट, स्टार रेंट, ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा, समझ गए? खाली क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? सिर्फ क्या दिया रहेगा? जीएमबी दिया रहेगा, मान लीजिए, तो वही क्या हो जाएगा आपका? RER हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद क्या देखिए, फिर एनुअल रेंट, मतलब एक साल का रेंट होना कितना चाहिए? फिर जो हायर आएगा वो आएगा, ठीक है? लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी से कितना लॉस हो रहा है आपको वैकेंसी के कारण? कितना महीना वैकेंट था, ठीक है?
ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए आपका, और ये माइनस कब होगा बताइए, इफ ये माइनस कब होगा बताइए, अगर एनुअल रेंट ज़्यादा है तभी माइनस होगा, मतलब रेंट अगर ज़्यादा है एनुअल तभी वैकेंसी माइनस होगा, नहीं तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा। फिर सब माइनस करने के बाद क्या आएगा, जीएबी आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक बार देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हम जितना आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना डिटेल में भी नहीं आएगा, आपको जीएमबी दिया रहेगा बस, वही क्या हो जाएगा आपका आरईआर, फिर एनुअल रेंट से कंपेयर कर लीजिएगा, जो हायर होगा उसको लिखिएगा, और वैकेंसी माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें लेस क्या करिएगा, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कैसा आएगा, एनएमवी पे आएगा, नेट, ये हम बाद में बताएंगे कैसा आएगा। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिए, फिर क्या आएगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो एक है आपका स्टैंडर्ड एक्शन, ये कितना परसेंट है, 30% है, ऑफ एनएबी, और एक आएगा इंटरेस्ट लोन, फिर दोनों माइनस कर दीजिएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, फिर इनकम फ्रॉम लेटर हाउस। समझ गए, फिर आप लोग छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट है वो आपको करिए, ठीक है, सॉल्व। म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले क्या निकालेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको क्वेश्चन में जीएमबी दिया रहेगा बस, तो वही आपका आरईआर हो जाएगा, फेयर एंड सब कुछ आपको दिया नहीं रहेगा। एनुअल रेंट से कंपेयर करिएगा, जो हायर होगा उसका वैकेंसी माइनस करिएगा, और वैकेंसी का माइनस होगा अगर एनुअल रेंट ज़्यादा होगा तभी, अगर एनुअल रेंट कम रहेगा तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, ठीक है। आरईआर से अगर एनुअल ज़्यादा होगा तभी वैकेंसी माइनस होगा, और म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिएगा, और म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा देखिए, म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा देखिए, अगर हाउस कहाँ पे है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे आएगा, जीएमबी का 90% करिएगा पहले, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज, अदर सिटी रहेगा तो अदर सिटी में कैसे आएगा म्युनिसिपल टैक्स, जीएमबी पे डायरेक्ट आ जाएगा, इंटू 90% नहीं करना पड़ेगा उसमें, बस ये डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए अगर हाउस दार्जिलिंग में, मान लीजिए हाउस कहाँ पे, मान लीजिए दार्जिलिंग में है, तो म्युनिसिपल वैल्यू किस पे निकलेगा, जीएमबी पे निकलेगा। अगर हाउस कलकत्ता में है तो जीएमबी का पहले 90% करेंगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे, समझ गए। अगर केडीएमसी मतलब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एक आप लोग करिए, 2 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग खाली हाउस में निकालिए बस, तो लास्ट क्वेश्चन था ना, पॉइंट नंबर बी, सर जाएंगे, पॉइंट नंबर बी करिए आप लोग, बस खाली पॉइंट नंबर बी करिए बस, और कुछ नहीं, सिर्फ आप उसके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालिए, बाकी हम आगे करा रहे हैं आपको, रिपेयर नहीं आएगा, रिपेयर क्वेश्चन में जो दिया है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। और इसको 2 मिनट में मारे हैं, जैसे यहाँ पे देखो मंथली रेंट कितना 18,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर दो, कितना होगा रेंट से,
812 2,16,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपका आरईआर हो गया और 216 कौन सा हायर है बताइए, 2 लाख हायर है कि 216 हायर है, कौन सा हायर है बताइए? 216 हायर है कि 2 लाख हायर है, कौन सा हायर है? 2,16,000 ठीक है। और उसमें फिर वैकेंसी 2 महीने का माइनस कर दो। वैकेंसी कितना महीने का बताओ? 2 महीने का वैकेंसी है ना, तो 1 महीने का 18,000, 2 महीने का कितना हो गया? 36,000 माइनस करो 216 में। देखो 39 का डी नंबर पॉइंट, तो जीएमबी कितना दिया बताइए पहले? ये आपका बीइंग आरईआर। सर थोड़ा ऊपर गिर, मेरा आगे वाला छूट गया था। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो? तो जीएमबी कितना हो गया देखिए, अभी हम पूरा सॉल्व नहीं करा रहे हैं, खाली पॉइंट नंबर डी बता रहे हैं आपको। कितना है देखिए यहाँ पे 18,000 है पर मंथ और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख है, तो जीएमबी कितना हो गया? ग्रॉस में 2 लाख हो गया और ये आपका आरईआर हो गया, ठीक है। और एनुअल रेंट कितना बताइए? एक महीने का रेंट कितना है? एक महीने का 18,000 पर मंथ इंटू कितना करिए, 18,000 पर मंथ है ना, 12 216। अब जो मैं हायर कौन सा बताइए? फिर लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कितना मैंने वैकेंसी बताइए? 2 महीना है, तो 18,000 इंटू 12 2 36, ये हो गया जीएवी 180। अब मिस पड़ा कितना है बताइए? जीएमबी पे आएगा, कितना जीएमबी बताइए? जीएमबी कितना 2 लाख है, जीएमबी कितना बताइए? 2 लाख का कितना परसेंट आएगा? 2 लाख का 10%. 10%, ये माइनस कर दीजिए 20,000, एनएवी आएगा 180 माइनस 20 कितना हो गया? 160, समझ गए? फिर लेस रिएक्शन अंडर सेक्शन 24, खाली इसमें कौन सा आएगा बताइए? 30%, कितना है बताइए? 163% 48, माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग, कितना बताइए? 1,12,000, बस इतना ही काम है हाउस होल्डिंग का इस चैप्टर में आपको। जीएमबी दिया रहेगा, वही आपका आरईआर हो गया, एनुअल रेंट दिया है, हायर कौन सा वो हो गया, वैकेंसी माइनस कर दीजिए, जीबी आ गया, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दीजिए, एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड से माइनस कर दीजिए, आपको आ गया, बस सर समझे? सर, एक इसमें बार expenses में टैक्स कुछ वाला काम किया? बताएं सर, म्यूनिसिपल टैक्स का फिर से थोड़ा सा मतलब डाउट है। म्यूनिसिपल टैक्स देखिए, अगर हाउस कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहेगा तो जीएमबी का पहले 90% निकालिएगा, पहले जीएमबी का कितना निकालिएगा? पहले 90%, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई करिएगा, समझ गए? और अदर सिटी में रहेगा तो जीएमबी का म्यूनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा। फिर जैसे आप यहाँ पे हाउस कहाँ दार्जिलिंग में है तो जीएमबी कितना 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। अगर ये कलकत्ता में होता है तो 2 लाख का 90% करते हैं पहले, फिर उसके बाद 10% करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज। अगर हाउस कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में होता जीएमबी अगर मान लो 2 लाख होता इंटू 90% करते हैं, फिर इंटू कितना करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज। मतलब हाउस अगर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई रहेगा तो पहले इंटू 90% करना पड़ेगा आपको, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए, समझे? जीएमबी का 90% निकालेंगे, उसको बोलते हैं एनएमवी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। जीएमबी का जो 90% होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है।
इसके बाद देखिए ओके सर, समझ गए। सर इसमें रिपेयर सा कुछ नहीं होगा क्या? किसका रिपेयर नहीं आता है ना इसमें, देखो कहाँ रिपेयर फॉर्मेट में लिखा है रिपेयर आपको, नहीं नहीं, ओके सर। ठीक है। इसके बाद देखिए हो गया था। इसके बाद देखिए जीएमबी आ गया, एनवरेंट आ गया, हायर आ गया, कौन सा म्युनिसिपल टैक्स, लॉस माइनस करिए, जीएवी आ गया, ठीक है ना। फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिए, एनएवी आ गया, डायरेक्ट माइनस करिए। तो पॉइंट नंबर ए क्या था बताइए, सैलरी में था, पॉइंट नंबर ए कहाँ था बताइए आपका, और सैलरी कितना आएगा बताइए, बेसिक सैलरी कितना है 249, डीएनएस कितना है 149,400, और टैक्स अलाउंस कितना है 141, तीनों ऐड कर दीजिए और 50,000 माइनस कर दीजिए, तो सैलरी भी निकल गया। पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ तो डाउट है किसी को? पॉइंट नंबर ए बी सी किस में आ गया, सैलरी में आ गया, डी किस में आ गया, हॉस्पिटल में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, बिजनेस इनकम में ज्यादा कुछ नहीं देगा वर्किंग आपको। दिखाइए ना एक बार। जीएमबी दिया ना क्वेश्चन में, और एनुअल एंड भी दिया हुआ है, तो जीएमबी आपका हो गया रीजनेबल, आरईआर हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एनुअल एंड से कंपेयर करिए, जो हायर उसको लिखिए, अगर एनुअल एंड माइनस ज्यादा है तो वैकेंसी माइनस होगा, 2 महीना वैकेंसी है, 1 मंथ करें 18,000, 2 मंथ का कितना होगा 36 माइनस कर दीजिए। जीएबी आ गया, म्यूनिसिपल टैक्स जीएबी पे आएगा, जीएमबी पे आएगा, जीएमबी कितना है 2 लाख है, 10% है। तो हाउस कहाँ पे, दार्जिलिंग में है, अगर हाउस कलकत्ता में होता तो 2 लाख का 90% करते पहले, फिर उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स मल्टीप्लाई करते परसेंटेज, फिर माइनस करने के बाद क्या आ गया, एनएवी आ गया। फिर डिडक्शन कितना था इसमें, 2 डिडक्शन है, लेकिन अभी खाली कौन सा आएगा, एक ही आएगा बस, एक्स्ट्रा डिडक्शन 30%, और कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, रिपेयर है, इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस रहेगा, रिपेयर रहेगा, वो सब कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा इसमें। समझिए यहाँ तक, बोलिए। So, I had a doubt regarding standard deduction. स्टैंडर्ड एक्स 30% ऑफ एनएवी। नहीं सर, वो नहीं हाउस पूछ रहे हैं कि जैसे सैलरी एंड बीट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों होता है? क्यों होता है कि आपका टैक्सेबल, जैसे मान लीजिए आपका सैलरी अगर 10 लाख है 1 साल का, तो आपको गवर्नमेंट रिबेट दे रहा है 50,000, मान लीजिए 1 साल का सैलरी 10 लाख है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको 10,000 का डिडक्शन मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है इस तरह से। अब जिसका सैलरी मान लो 1 लाख है फॉर एग्जांपल, कम सैलरी है जिसका, मान लो 1 लाख सैलरी है, तो उसको तो 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा पूरा। तो अगर उसको ट्रांजेक्शन 50 तक मिल गया तो उसका सैलरी टैक्सेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, तो बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ये पर्पस है देने का। और हाउस प्रॉपर्टी में भी क्या है, 30% क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि रिपेयर और कुछ माइनस नहीं हो रहा है। साल देखिए हाउस में बहुत सारा एक्सपेंस होता है, रिपेयर होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, तो वो सब अलग अलग नहीं दे रहा है आपको, सीधा 30% दे दिया है, फ्लैट 30%, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम आएगा, नहीं तो टैक्स ज्यादा आएगा आपका, समझे। यस सर। ये बेनिफिट है, इसलिए तो परसेंटेज याद रखिएगा 30% ना। तो उसके बाद क्या देखिए, बिजनेस प्रोफेशन, इसके बाद कौन सा हेड आता है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद क्या बताइए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ पीजीबीपी। इसमें क्या देखिए आपको दिया रहेगा, बिजनेस इनकम आपको दिया रहेगा, समझ गए, लेस क्या कर दीजिएगा इसमें, अलाउएबल एक्सपेंसेस क्या कर दीजिएगा इसमें, माइनस कर दीजिएगा बस, इससे ज्यादा नहीं देगा आपको। और इस चैप्टर में ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, समझे। बिजनेस इनकम दिया रहेगा या प्रोफेशनल रिसिप्ट दिया रहेगा, खाली जो एक्सपेंसेस अलाउड उसको माइनस कर दीजिए बस, तो ये आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस।
समझे बात को? प्रोफेशन या इनकम जो बिजनेस जो भी है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा क्वेश्चन में। ऐसे है बहुत बड़ा चैप्टर ये भी, बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन अभी आपको खाली क्या दिया रहेगा, बिजनेस इनकम दिया रहेगा और उसमें बिजनेस एक्सपेंस क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए बस, ठीक है। उसके बाद एक और है, आप लोगों को बताए थे कि शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF, ये भी आपका बिजनेस इनकम है, लेकिन ये क्या बताइए आपका सेक्शन याद रखिएगा इसका, एग्जाम इनकम है ये, अंडर सेक्शन 10(2), तो आपको शो करना पड़ेगा, नील शो करना पड़ेगा, टैक्सेबल नहीं होगा ये, समझ गए? ये पूरा क्या हो गया आपका, तो किस हेडिंग में आएगा, ये भी बिजनेस इनकम में आएगा, लेकिन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा इसका, नील होगा। सेक्शन याद रखिएगा कितना इसका, 10(2). आप लोगों ने बताए थे भी लास्ट में कि HUF से जो इनकम होता है वो एग्जेम्प्ट इनकम है आपका। HUF मतलब हिंदू एंड फैमिली, उसका जो इनकम होता है उस पर टैक्स कौन पेमेंट करता है, HUF पेमेंट करता है। HUF का जो इनकम है उस पर टैक्स पेमेंट कौन करता है, HUF। तो उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो मेंबर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मेंबर को उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक और है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस, उसका भी सेम है, सेक्शन खाली अलग है। ये भी कितना होगा बताइए आपका, नील हो जाएगा ये भी एग्जेम्प्ट इनकम है। अंडर सेक्शन कितना इसका, 10(2), ठीक है, 10(2A), 10 कितना है इसका, 2A। उसके बाद क्या है, शेयर प्रॉफिट हो गया, HUF एग्जेम्प्ट है 10(2), और फॉर्म क्या आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है 10(2A), सेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों एग्जेम्प्ट है। लेकिन आएगा किसमें, PGBP में आएगा। अगर आप शो करेंगे तो किसमें शो करेंगे, PGBP में, नील शो करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जो एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है इंडिया में, ये भी आपका एग्जाम्पल है, अंडर सेक्शन उसका 10(1), सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि कैपिटल गेन, क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दो टाइप का कैपिटल, एक लॉन्ग टर्म और एक क्या तो होता ये है, एग्रीकल्चर इनकम या शॉर्ट टर्म। पीजीबीपी में शो करना पड़ेगा? ये तो PGBP में शो करके नील कर दीजिए या नीचे नोट में लिख दीजिए, ये तो कहाँ करिए, तीनों जो भी है ना, जो एग्जाम्प्ट इनकम है ये तीनों एग्जाम्प्ट है, ये तो आप PGBP में शो करिए, नील कर दीजिए, या फिर क्या करिए आप नीचे नोट में दे दीजिए, समझ में आया, यहाँ नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो नीचे नोट देते हैं ना आप, यस सर। वहाँ लिख सकते हैं कि एग्जाम्प्ट इनकम है, वहाँ लिख ओके। सकते हैं आप चाहे तो, या फिर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट इनकम है, यस डिविडेंड सर। फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या बताइए आपका, एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है, तो वो तो आइदर आप नील, आइदर अगर उसको लिखेंगे तो आप कहाँ लिखेंगे, अदर सोर्सेज में लिख के नील कर सकते हैं आप, हाँ, कहाँ लिख के नील कर सकते हैं बताइए, IFOS में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख के नील कर सकते हैं आप, या फिर अगर वहाँ नहीं लिखना चाहें तो आप नीचे नोट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों ऑप्शन ओके आपके सर। पास, ठीक ओके है। सर। इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म। लेकिन एग्जाम में लॉन्ग टर्म नहीं देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म देगा तो फिर आपको इंडेक्स भी देना पड़ेगा, समझ गए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो गेन ऑन, तो जितना भी आपका सेल कंसिडरेशन है, लेस क्या करें इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना परचेज किए थे, और क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर दिया रहेगा तो, और क्या है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, समझ गए।
ये हो गया। तो शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा होता है बताइए? जो शॉर्ट टर्म गेन होता है ना, वो किस पर राइज होता है बताइए? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने से। मतलब गेन ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। समझ शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है? कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल करने से गेन होगा, वो शॉर्ट टर्म गेन होगा। अब शॉर्ट टर्म एसेट क्या होता है बताइए? शॉर्ट टर्म एसेट क्या होता है देखिए, ये क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए शेयर्स है, मान लीजिए ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर ये सोल्ड क्या हो रहा है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक अनलिस्टेड, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, हर एक कंपनी लिस्टेड नहीं होता है, तो इसका कितना बताइए? सोल्ड विद इन 2 ईयर। तो एक बार थोड़ा ऊपर करिए ना प्लीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझ में क्या हुआ? कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो आपका एग्जाम में खाली शॉर्ट टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म कंप्यूट करने नहीं बोलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंप्यूट करने के लिए भी आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। समझ गए? तो सेल कंसिडरेशन लेस क्या करिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका? शॉर्ट टर्म गेन, STCG। समझे? शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है? गेन ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट। तो बताइए कितना आएगा शॉर्ट टर्म गेन? शॉर्ट टर्म गेन कैसे आएगा बताइए? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा होता है बताइए? शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर सेल 1 साल के अंदर हो रहा है। अनलिस्टेड कंपनी अगर सेल कब हो रहा है? 2 साल के अंदर हो रहा है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हाउस है, लैंड है, ठीक है। इमूवेबल, ये कितना साल के अंदर सेल होगा? अगर 2 साल के अंदर। और जो अदर एसेट है, जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, अदर एसेट के लिए कितना बताइए? 3 साल। समझे? बोले डाउट यहाँ तक? ठीक है। सर ऊपर किसी लाइन पर शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है? सेल माइनस क्या करिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस क्या करिए? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बस। और एक्सपेंसिव ट्रांसफर सब माइनस कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है। हो गया था? बात देखिए, हो गया तक बोलिए। हो गया तो बोलिए। सर बाद देखिए, इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म एसेट क्या होता है बताइए? अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर 1 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के बाद होगा तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी का 2 साल के अंदर सेल होगा शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बाद सेल होगा लॉन्ग टर्म है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट है, हाउस है, लैंड है, अगर 2 साल के अंदर सेल होगा तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बाद होगा तो लॉन्ग टर्म है।
और अदर एसेट में 3 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म है, 3 साल के बाद सेल होगा तो लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, फिर इंडेक्सेशन करना पड़ेगा आपको, जैसे सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। तो लॉन्ग टर्म आपको नहीं देगा कुछ समय से। लॉन्ग टर्म क्या होता है बताइए, जो शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या हो जाएगा बताइए, जो नॉट शॉर्ट टर्म, जो ऐसे शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बताइए आपका लॉन्ग टर्म, नॉट। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म नहीं हो क्या लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म गेन कैसे निकालेंगे फिर, सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा बताइए आपका फिर क्या आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस। ये बात थोड़ा ऊपर करिए ना। जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या हो गया बताइए लॉन्ग टर्म हो गया। जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या हो जाएगा बताइए लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म गेन कैसे आएगा बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन लेस क्या हो जाएगा इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस एक्सपेंस ऑन समझ गए। बोलो डाउट इसमें, बोलो। इसके बाद क्या था देखिए नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका नेक्स्ट क्या बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम अदर सोर्सेज, तो इसमें क्या देखिए पहले जैसे आपका एक है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्या बताइए आपका एग्जाम्प्ट है डिविडेंड फ्रॉम, ये क्या बताइए आपका अंडर सेक्शन कितना है इसका बताइए 32 1034 इंडियन कंपनी 1034 है, समझ गए। और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी क्या हो जाएगा बताइए आपका टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ये क्या बताइए आपका टैक्सेबल है। इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है और फिक्स डिपॉजिट जो टैक्सेबल है। ठीक है, और भी 2-4 आइटम हो सकता है, ये 3-4 आइटम मेन है। इनकम फ्रॉम सर एक बार ऊपर कीजिए। इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट है 1034, फॉरेन कंपनी क्या है टैक्सेबल है, फिक्स डिपॉजिट क्या है टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये 3-4 मेन आइटम है, समझ गए। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग भी क्या आएगा बताइए, सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, सर हो गया। सबलेटिंग भी किस में आएगा अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, सर इनकम फ्रॉम लॉटरी भी आता है ना सर अदर सोर्स में। हाँ आ रहा है इसमें इनकम फ्रॉम लॉटरी आएगा, ग्रॉस अमाउंट आएगा। जैसे आपको नेट आपको दिया रहेगा मान लीजिए डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करिएगा
अगर ग्रॉस आपको डायरेक्ट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉटरी है, हॉर्स रेसेस है। अगर नेट अमाउंट दिया रहेगा तो पहले डिवाइड बाय 70 करिएगा, मतलब टैक्स माइनस करके दिया रहेगा, 30% टैक्स माइनस करके दिया रहेगा मान लीजिए, तो टैक्स 30% होता है। लॉटरी भी कितना परसेंट टैक्स होता है? 30%। तो हमेशा 30% टैक्स माइनस करके दिया रहेगा। तो मतलब कि ग्रॉस अगर 100 है तो टैक्स 30 है, तो नेट 70 है, तो डिवाइड बाय 70 करिएगा, इंटू 100 करिएगा लॉटरी में। और क्या इसके बाद हॉर्स रेसेस में भी वैसे ही होगा। इसमें भी वैसे ही होगा सेम, नेट जितना दिया रहेगा डिवाइड बाय 70 करिएगा, इंटू 100 करिएगा, ठीक है। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद देखिए सेट ऑफ। सेट ऑफ लॉसेस, देखिए जो शॉर्ट टर्म लॉस है, यहाँ तक हो गया आप लोग का। देखिए लॉटरी तक हो गया, हॉर्स रेसेस तक हो गया, देख लीजिए। बस अदर सोर्स में और कुछ नहीं आएगा इससे ज्यादा। अदर सोर्स में इतना ही आएगा, समझ गए? बैंक इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, सबलेटिंग आएगा, लॉटरी आएगा, बस। इसके बाद देखिए सेट ऑफ लॉसेस। अगर लॉस आएगा मान के लिए, तो लॉस अगर आपको दिया रहेगा मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ हो सकता है, समझ गए? अगर उसने शॉर्ट टर्म लॉस दिया रहेगा, लॉन्ग टर्म गेन दिया रहेगा, तो शॉर्ट टर्म लॉस क्या करिएगा, लॉन्ग टर्म गेन से सेटअप कर दीजिएगा, समझ गए? उसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड एक्स। अगर हॉस्पिटल लॉस है तो अदर से हो सकता है, मतलब सैलरी से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब वही लॉटरी से। बस इस चैप्टर सेटअप कितने काम इस चैप्टर में, और काम नहीं सेटअप का, समझ गए? अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो वो सैलरी से हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्स हो सकता है, खाली कैजुअल इनकम से नहीं होगा। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी से, हॉर्स रेसेस से, वो सब से नहीं होगा, बस, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टू इनकम, लॉस माइनस करने के बाद, सब इनकम ऐड करने के बाद, सब सेटअप करने के बाद लास्ट में क्या आएगा आपका, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद क्या था, डिडक्शन। उसके बाद क्या था बताइए आपका, तो डिडक्शन हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में, ATC, D ये सब बताए थे। सब माइनस करने के बाद टैक्स इनकम आएगा। फिर आपको बताया था टैक्स निकालना, टैक्स कंप्यूटेशन आपको बताए थे हम, ठीक है। जैसे एक समय है, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बताइए, अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं खाली सॉल्व अभी नहीं करना, आपको सॉल्व हम कल करेंगे, ठीक है। अभी आप कल इतना बताइए कि सैलरी इनकम कितना है इस क्वेश्चन में, बताइए। पॉइंट नंबर ABC है ना, तो IFS कितना है तो बताइए। IFS सैलरी कितना है बताइए, 249 प्लस 149 400 542 400 माइनस 50,000 नहीं करेंगे, हाँ माइनस करने के बाद कितना आएगा, 492 400 और सैलरी कितना है, हाउस प्रॉपर्टी कितना है, अभी आपने कहा था ना हाउस प्रॉपर्टी, अभी आपको सॉल्व करना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है बताइए। पॉइंट नंबर D सॉल्व करा था ना आपको अभी हम, 1,12,000
कितना आया था? 1,12,000. 1,12,000। Yes sir. और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म गेन है, यहाँ पे देखिए जुलाई 2018 में परचेज किए थे फ्लैट लैंड और जनवरी 2020 में सेल कर दो साल के पहले सेल करे विद इन 2 ईयर, तो कौन सा गेन है ये? शॉर्ट टर्म गेन कितना बताइए? शॉर्ट टर्म गेन बोले कितना है शॉर्ट टर्म गेन? 18,40,000 माइनस 970, 1840 माइनस 9 कितना रहा बताइए? 8,70,000. और ये जो बैंक इंटरेस्ट सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 9,200 और फिक्स डिपॉजिट से कितना मिल रहा है आपको? 37,300, ठीक है। और लॉटरी इनकम कितना है? 42,000। ये अदर सोर्स में आएगा। तो सेविंग बैंक में आपका एक डिडक्शन भी है, सेविंग बैंक में आपका एक डिडक्शन है, आप लोग पढ़ेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। इनकम में देखिए अदर सोर्स में कुछ माइनस नहीं करना है आपको, डिडक्शन में आएगा ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ये आप लोग पढ़ेंगे डिडक्शन में, ठीक है। और कितना है? अप टू रुपीज कितना बताइए? 10,000 तक है। तो अदर सोर्स में कितना आएगा बताइए? पूरा अमाउंट आएगा। और ये जो डिडक्शन है ये कहाँ पे आएगा? 80 TTA में आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? 10,000, ठीक है। ये सब हम कल सॉल्व कराएंगे आपको। जैसे यहाँ पे देखिए अदर सोर्सेस कितना आएगा बताइए? अदर सोर्सेस अभी आपको माइनस नहीं करना है कुछ डिडक्शन। अदर सोर्स कितना आएगा? 9,200 पूरा आएगा और 37,300 और इसमें कितना लॉटरी इनकम कितना दिया? 42,000 बाय 70 करिए पहले। 42,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, 60,000। तो कितना हो जाएगा बताइए? 9200 1,06,500. तीनों आ जाएगा 9200 प्लस 37,300 प्लस कितना आएगा? फिर 60 आएगा, समझ गए? 14,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करेगा, तीनों मिला के कितना हो गया बताइए? 60,000 प्लस 37 1,06,500. प्लस 9,200 1,06,500। और यहाँ तक आपका करने के बाद क्या आएगा आपको? ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब पॉइंट नंबर ए से लेके कहाँ तक बताइए? एफ तक। ए से लेके एफ तक करने के बाद क्या आएगा आपका? ग्रॉस टोटल इनकम। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है? सैलरी में कोई डाउट है? हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका? ग्रॉस टोटल इनकम, समझ गए? और डिडक्शन में कौन कौन सा आएगा? देखिए मेडिकल इंश्योरेंस किस में आएगा? 80D में आएगा, ये हम आप लोगों को बताएंगे वापस से नेक्स्ट क्लास में। LIC किस में आएगा? 80C में आएगा। PPF किस में आएगा? 80C में आएगा। RPF किस में आएगा? 80C में आएगा, ठीक है। डोनेशन टू परमिशन रिफंड किस में आएगा? 80G में आएगा। और एक अभी आपको बताते इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 80 TTA कितना? 9,200, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करके आइएगा, उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी आप लोग का मैथ का क्लास का टाइम हो गया है और 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे मैथ का क्लास। और उसके बाद आज अकाउंट्स का क्लास है जिनका इशू ऑफ शेयर मिस हो गया है पहला क्लास, ठीक है। तो एक बार बैकअप कर रहे हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका 2 सब्जेक्ट चल रहा है, टैक्स और अकाउंट्स। तो एक सब्जेक्ट आपका बैकअप में चलेगा। अभी आपका टैक्स और मैथ चल रहा है तो एक साथ आपका 2 चलेगा सब्जेक्ट और एक आपका बैकअप में चलेगा। तो अगर किसी को करना है आज इशू ऑफ शेयर 5:30 बजे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रेक दे रहे 10 मिनट का आपको हम, इसके बाद हम लोग करेंगे मैथ्स में डिटर्मिनेंट।